बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम अपनी सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सेकंड इज़ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रिपल से ये क्लियर है कि ये तीन वेक्टर हैं। तो तीनों वेक्टर को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट और एक वेक्टर को हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? दो वेक्टर्स की होगी क्रॉस प्रोडक्ट और थर्ड वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट में चेंज होगा। और ये सिंपली हमारे पास हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अभी इसकी डेफिनेशन और इसका जो रिज़ल्ट है कि हम इसको कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, अभी हम कुछ देर में उसको भी स्टडी करेंगे। इसके बाद है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर से, क्योंकि जैसा कि आइडेंटिफाई है कि ये वेक्टर है, इसी वजह से हम यहाँ से जो इसका आंसर आता है ट्रिपल वेक्टर से, वो भी एक वेक्टर ही आएगा। तो देखिए हमारे पास तीनों वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर ही होगा और जो स्केलर प्रोडक्ट से आंसर आएगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। राइट, क्लियर? इससे जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा और ऊपर वाला जो ये यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, सबसे पहले तो हम आर्बिट्ररी वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। लेट u, v एंड w बी थ्री वेक्टर्स। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स u, v एंड w इज डिफाइंड बाय u डॉट v इन ब्रैकेट v क्रॉस w और v डॉट इन ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ w एंड u और w डॉट u क्रॉस v इन ब्रैकेट। राइट, अब इस तमाम नोटेशन को सिंपल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जो स्केलर क्वांटिटी होगी हमारे पास उसे हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर्स होंगे तो तीनों को हम इस तरह से इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसके ज़रा एक्सप्रेशन जो है वो मैं आप लोगों को नोट में समझाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं u, v, w और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं ये नोटेशन यूज़ करती हूँ u डॉट इन ब्रैकेट v क्रॉस w, यानी मुझे इसका आंसर चाहिए टोटल। सबसे पहले आपको भी पता होगा कि ब्रैकेट वाले रिजल्ट्स को पहले ही हम सॉल्व आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम इस अंदर वाले रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। v क्रॉस w, ये हम रिज़ल्ट बना रहे हैं कि हम इजीली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करें। अब इज़ इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, i, j और ये k, और फिर अब सबसे पहला हम वेक्टर लिखेंगे i का। तो i, v हमारे पास v के कंपोनेंट में i का कोफिशिएंट हमारे पास था a2, j का कंपोनेंट b2, k का कंपोनेंट c2। इसी तरह आप w के एलिमेंट्स को लिखेंगे a3, b3 और ये c3। अब डिटर्मिनेंट फार्मूला से हम इसे ओपन करेंगे और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी i इंटू, अब क्या करेंगे, हम इस रो को कैंसिल करेंगे, इस कॉलम को कैंसिल करेंगे। तो देखें b2 c3 माइनस b3 c2, ये वेक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। माइनस j, अब जे जिस रो में और जिस कॉलम में है उसे हम निगलेक्ट करेंगे, बाकी वाले एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास a2 c3 माइनस a3 c2।
देखें ये इंटरचेंज ही होते हैं। अगर A2 है तो C3 है, अगर C हमारे पास 2 है तो A3 हो रहा है, यानी ये इंटरचेंज है हमारे पास। अब इसी तरह K के लिए, अब K जिस रो में है उस रो को कैंसिल करेंगे और कॉलम को, बाकी हमारे पास जो रिजल्ट बचा उसकी मल्टीप्लिकेशन। तो A2 B3, देखें A2 B3, यहाँ से ओवरसी सेकंड नंबर क्या बनेगा हमारे पास, A3 B2। ओके जी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम इसी आंसर को U से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे ताकि हमारे पास इस कंप्लीट नोटेशन का आंसर आ जाए। तो सिंपल देखिए, अब U का I कॉफिशेंट जो है, I का कॉफिशेंट वो हमारे पास था A1, ये देखें A1, और J का कॉफिशेंट B1, K का कॉफिशेंट C1। अब I वाला कंपोनेंट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में I वाले से मल्टीप्लाई होता है, J वाला J वाले से और K वाला K वाले से। जब यहाँ पर देखें, जब हम इस I वाले पूरे के पूरे कंपोनेंट को A1 I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आ जाएगा A1 1 1, अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे भी तो वो 1 ही रहेगा। सो टोटल आंसर हमारे पास ये बन जाएगा, ये कंप्लीट हमारे पास हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। सिंपल डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी क्या कहती है कि I कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई हो जाता है कॉफिशेंट, और I वहाँ से वैनिश हो जाता है। इसी तरह J कॉफिशेंट जो है, J का कॉफिशेंट वो J के कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई होता है, और J को हम नहीं लिखते। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने में और भी आसानी होगी। ये आ जाएगा मेरे पास A1, नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास B2 C3 माइनस B3 C2, नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास B1, ओके, A2 C3। क्योंकि J के साथ यहाँ नेगेटिव है तो हम भी यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। C1 मल्टीप्लाई बाय A2 B3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये कंप्लीट हो गई। अब सिंपल देखें, जहाँ पर I J K लिखा हुआ था वहाँ पर प्रोडक्ट होने के बाद A1 B1 C1 आ गए, ऐसे ही हुआ है, सिर्फ इतना सा फ़र्क आया है। यानी अगर हम इस सारे डाटा को इस तरह अरेंज कर दें, I की जगह पर A1 B1 C1 लिखें तो नोटेशन हमारे पास आंसर यही देगी जो एक्चुअल में बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आंसर आया। क्लियर? तो अब आपने जब भी इन क्वेश्चन या इन फार्मूलाज आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो आपने अपना ये फार्मूला यूज़ करना है। अब कुछ और डिस्कस करते हैं हम इसी के हवाले से कि हमारे पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये किस किस तरह से इक्वल होती है टर्म्स वाइज। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हमने पढ़ा कि U डॉट V क्रॉस W जो है ये इज़ इक्वल टू होता है बाय डेफिनेशन U V W, यानी इस ब्रैकेट में हम इसको इजीली इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अगर U V W की प्लेसेस जो हैं ये चेंज हों तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। अब अगर यहाँ पे मैं अपनी इसी डेफिनेशन को यूँ लिखूँ V डॉट प्रोडक्ट विद W क्रॉस U। अच्छा, साइक्लिक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, U V W साइक्लिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपने हमेशा इसको कम्यूट करवाते रहना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट U डॉट V, थोड़ी सी स्पेस ले लें,
u डॉट वी क्रॉस w, या इस डेफिनेशन से ये मल्टीप्लाई आपने रखना है, या फिर अगर फर्स्ट एलिमेंट आप v रख रहे हो तो आपने अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स को उसी तरतीब से रखना है, w क्रॉस u। अगर आप अपना पहला एलिमेंट w रखना चाह रहे हो तो फिर आपकी तरतीब ये रहनी चाहिए, w है बाहर तो आपका अंदर आना चाहिए u क्रॉस v, यानी कि आपकी साइक्लिक प्रोडक्शन है। आपने हमेशा इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज इसको चेंज करवा दें, इसमें से किसी भी तरतीब को इसको चेंज करवाएं इस तरह से v क्रॉस u, तो क्या होगा, एक नेगेटिव साइन हमें बाहर लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तरतीब नहीं है। हमारे पास तरतीब इस तरह से है u v w, या फिर फर्दर w भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद अगेन वापस शुरू हो जाती है तरतीब u v। यानी हम अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट तो हमारे पास इसी तरह ये फर्दर 3 एलिमेंट चलेंगे, और अगर हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो अब अगले 3 नंबर ये चलेंगे 1 2 3, ये इस तरतीब से चलेंगे। और अगर हम यहाँ से अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर 1 1 2 3, ये इस तरतीब से हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, राइट। और अगर हम इनकी तरतीब चेंज करेंगे तो हमें ये नेगेटिव साइन जो है ये बाहर अप्लाई करना पड़ेगा। चलें जी, थोड़ा सा अब ये इक्वल कैसी होती हैं ये आपको बता दें, ये थोड़ी सी डेफिनेशन भी थोड़ी सी स्टडी कर लें। इज़ इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर देखें v डॉट w क्रॉस u लिखा हुआ है। अब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये u डॉट v क्रॉस w के ही इक्वल है, ये प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम v के एलिमेंट्स थे a2 b2 c2, w के एलिमेंट्स थे a3 b3 c3, u के एलिमेंट्स थे a1 b1 c1। ओके, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन कहती है कि अगर हम दो रोज़ को आपस में चेंज करें तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो देखिए ज़रा u को, क्योंकि हमें फर्स्ट रो बनाना है u के एलिमेंट्स को, तो इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। इंटरचेंजिंग r1 बाय r3, तो देखिए बाहर मेरे पास रिज़ल्ट बनेगा नेगेटिव a1 b1 c1, अब देखिए फर्दर एक और नेगेटिव हमारे पास बाहर आने को है। वो कैसे, जब हम r2 और r3 को भी चेंज करेंगे, क्योंकि w के एलिमेंट्स हमें थर्ड रो पे चाहिए, w के एलिमेंट्स हमें लास्ट पे चाहिए। हम तरतीब बनाना चाह रहे हैं u v w, u तो अपनी पोजीशन पे आ गया, अब v एलिमेंट्स को लाने के लिए हमें एक और दफ़ा इंटरचेंज करना पड़ेंगे। तो मैंने इंटरचेंजिंग की r2 बाय r3, तो ये डेफिनेशन मेरे पास कंप्लीट हुई। बाहर आ गया -1 का स्क्वायर, 1 को तो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम उसी डेफिनेशन से किया। तो देखिए -1 का स्क्वायर है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +1 को तो हम लिखते भी नहीं हैं। तो देखिए क्लियरली ये उसी डेफिनेशन के इक्वल आ गया है। अब जो तरतीब मैंने आपको बताई है, साइक्लिक प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, बस आपने वो जहन में रखना है। हमेशा आपके कोई से भी वेक्टर्स हैं वो उसी तरतीब को फॉलो करेंगे, और जो नहीं फॉलो करेंगे उसके साथ आपने नेगेटिव साइन अप्लाई कर लेना है। ओके जी, ये चीज़ भी हमारी यहाँ से प्रूव हो गई। एक और चीज़ बता दें आपको, v डॉट w क्रॉस u हमारे पास था यहाँ पे, उससे अगर हमने ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है तो उसे यूँ लिखेंगे v w u, और ये सारी टर्म्स इक्वल होंगी। ये तीनों टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये ऊपर वाली, ये वाली, ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। क्लियर। चलें अब फर्दर हम अपना कोई नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन को यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप। अब ये हमारे पास फिगर है पैरेललो पाइप की,
जिसमें ये नीचे भी एक पैरेललोग्राम है और ये ऊपर भी एक पैरेललोग्राम है। ये आमने सामने वाला जो इसका एरिया है वो इक्वल है, राइट, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, पैरेललोपाइप्ड है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये इसका फार्मूला है हमारे पास, पैरेललोग्राम का एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये देखें, पहले अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था ये पैरेललोग्राम है और इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड किया था u क्रॉस v और फिर इसका मॉड, यानी इस सारे एरिया का ये एरिया हमारे पास अवेलेबल था। सेम वेक्टर नोटेशन हमारे पास u और v वाली हमने ले ली यहाँ पर भी, राइट। और ये u क्रॉस v नोटेशन यहाँ पर लिखी कि ये वो लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वो लाइन जो यहाँ पर 90 का एंगल ड्रा कर रही है, इस फिगर के साथ यहाँ पर 90 का एंगल ड्रा करते हुए परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये w है हमारे पास, ये u, ये v और ये हमारे पास w का वेक्टर है। क्लियर। अब हमारे पास एक साइड तो इसकी क्लियर हो गई कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें नीचे से मिल गया कि ये टोटल एरिया हमारे पास एरिया ऑफ द बेस यानी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास पैरेललोग्राम था उस कंप्लीट का एरिया हमारे पास ये कंप्लीट है। अब हमें चाहिए इसकी हाइट। तो हाइट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने पैरेललोग्राम में एक एरिया हमने बनाया था, ड्रा किया था परपेंडिकुलर ऐसे डॉटेड लाइन में। ये क्या था, पैरेललोग्राम क्या है, ये बेस पे है। जैसे फर्श पे आपने एक 4 साइडेड फिगर बनाई हो और उसी के अंदर आपने ये वाली लाइन ड्रा करके 90 का एंगल बना के उसकी हाइट चेक कर ली थी। लेकिन इस फिगर में अब हमारे पास ये एक बंद डिब्बा है, राइट। ये एक चौकोर शेप हमारे पास ये बंद डिब्बा है, जैसे आपके पास क्यूब होती है, सेम लाइक दैट ये हमारे पास क्यूबिक फिगर है, राइट। ये क्यूबिक फिगर जिसमें हर साइड हमारे पास जो है वो इक्वल होती है। देखिए ये बॉक्स है ना आपके पास, ये इस तरह का बॉक्स जिसके अंदर का कुछ वॉल्यूम भी होता है, स्पेस भी होती है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसके अकॉर्डिंगली इस डिब्बे की टोटल हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब हाइट क्या, हाइट ये वाली हाइट। अब ये हाइट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प ली, इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प ले रहे हैं हम और ये चेक करेंगे अब यहाँ पर क्योंकि ये W की साइड ये इस पर 90 का एंगल बना रही है और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये हाइट कितनी है, ये वाली। अब जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही हाइट यहाँ से यहाँ तक है। तो हम इसी फार्मूला से सिंपल ये वाली हाइट जो है ना ये फाइंड आउट करेंगे। अब बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगल बनता है थीटा यानी W वेक्टर परपेंडिकुलर एक्सिस से थीटा का एंगल बना रहा है। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से O to M लेंथ हमें चाहिए, O to M। अब यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करते हैं, यानी एक हम ड्रा करते हैं लाइन जिसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हो जाए। ये मैंने थीटा ड्रा किया और ये मेरे पास W है और यहाँ पे मेरे पास ये जो बेस है, ये वाली बेस ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये A है और ये मेजरमेंट B है। अब cos थीटा इज़ इक्वल टू A ओवर मॉड ऑफ W, यानी A क्या बना हमारे पास, A बना हमारे पास W मॉड एंड cos थीटा, ये बना। अब ये देखिए थीटा जिस साइड से एडजेसेंट है, जिस साइड से मिल रहा है, वहाँ वाली साइड की लेंथ को अगर हम लेते हैं तो एंगल आता है हमारे पास कॉस में, राइट। और अगर उसके सामने वाली साइड को यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास साइन थीटा में। हमें देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साइड चाहिए वो आ रही है ये थीटा से एडजेसेंट, तो यहाँ पे OM साइड इज़ इक्वल टू होगी मॉड ऑफ W cos थीटा और यही हमारे पास हमारी हाइट होगी। क्लियर
क्योंकि ये साइड एडजेसेंट है डब्ल्यू से। अभी जो फिगर मैंने आपको बना के दिखाई यहाँ पर ये देखें, जब थीटा यहाँ है तो हम यहाँ से जो एंगल ड्रा करते हैं वो कॉस होता है, तो यहाँ पर भी जो एंगल ड्रा होगा हमारे पास वो कॉस का एंगल होगा। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, हाइट भी और बेस का एरिया भी आ गया। ये बेस का एरिया है मॉड ऑफ यू क्रॉस वी। ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आ गया और हाइट आ गई हमारे पास मॉड ऑफ डब्ल्यू कॉस थीटा, जो कि कम्प्लीटली हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। हम क्योंकि बाय डेफिनेशन इसकी जो इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, तो आपने क्या करना है, फर्स्टली आप ये हेडिंग दोगे, फिर इससे नीचे आपका ये डाटा आएगा और फिर लास्ट पे आपका ये डाटा आएगा, राइट। आपने इस तरीके से इसको अपने नोट्स में सेट करना है इस सारे मटेरियल को। और भी कोई पॉइंट हो इस क्वेश्चन से, इस थ्योरम से रिलेटेड, तो वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब की है वो मैंने आपको फिगर में इन वर्ड्स एक्सप्लेन कर दी है। आप लोग चाहें तो ये डाटा भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ओके जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेट्राहेड्रॉन हमारे पास किस टाइप की शेप होती है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपने वो साथ साथ फॉलो भी करने हैं ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। ये सपोज करें कि ये आपके पास फ्लोर का एक पीस है, यानी आप फर्श पीस को ड्रॉ कर रहे हो फ्लोर पे। एक ट्रायंगल ये मैंने फ्लोर पे ड्रॉ की है, राइट। ये एक बेस पे है, यानी बेस फर्श पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की, और अब आपके जो फ्लोर है उससे ऊपर वाली साइड पे मैंने ये ऊपर वाली यानी ये आपस में मिलानी है मैंने इस पॉइंट पे। ये हमारे पास इसी ट्रायंगल का ऊपर का कॉर्नर है जो इसी ट्रायंगल के मिड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला जो डॉट है ये बिल्कुल ट्रायंगल के सेंटर के ऊपर आ रहा है। जैसे बादल ज़मीन के ऊपर होते हैं ना, ऐसे ये डॉट इस ट्रायंगल के ऊपर है। अब क्या किया, हर कॉर्नर से इस मिडल पॉइंट तक जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये साइड्स हमारे पास बनाती हैं टेट्राहेड्रॉन। अब देखें ये वाली जो तीनों साइड्स मैंने ड्रॉ की हैं 1 2 3, ये फ्लोर से लेके उस ऊपर मौजूद जो डॉट है उस तक मैंने इन तीनों लाइन को आपस में मिलाया है। तो ये सारी फिगर हमारे पास क्या बनी है, ये टेट्राहेड्रॉन है विद ट्रायंगल बेस, ठीक है। ये ट्रायंगल बेस टेट्राहेड्रॉन है। और जिस टेट्राहेड्रॉन का अभी हमने एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, राइट, वो इस शेप की ही हमारे पास टेट्राहेड्रॉन है। और भी हमारे पास टेट्राहेड्रॉन होती हैं, उनको भी मैं आपको ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। ये मेरे पास एक 4 साइडेड स्क्वायर है, स्क्वायर 4 साइडेड होती है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको भी टेट्राहेड्रॉन बनाया जा सकता है। आपने क्या करना है, इसी स्क्वायर का एक सेंटर पॉइंट इसके ऊपर, जैसे बादल ऊपर होते हैं ना, वैसे ये कंसिडर करें कि इसका ऊपर वाला पॉइंट है। ये मैंने सिर्फ ये डॉट जो है मैंने आपको बताने के लिए कि यहाँ सेंटर से बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे ऊपर लेके आ जाना आपने अपनी फिंगर को, तो ये ऊपर वाली साइड पे एक डॉट है। अब आपने क्या करना है, हर पॉइंट से यानी हर वर्टेक्स से इस डॉट तक आपने अपनी साइड्स को मिला देना है। ये आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है हैविंग स्क्वायर बेस, राइट। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस भी टेट्राहेड्रॉन हो सकती है, राइट। ये 3 हमारे पास शेप्स हैं। अगर आप नीचे वाली जो शेप है उसे रेक्टेंगुलर बनाओगे तो आपके पास रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन बन जाएगी। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं टेट्राहेड्रॉन का विच हैव ट्रायंगुलर बेस। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेट्राहेड्रॉन है, ये ट्रायंगल इसकी बेस है, और ये अब तीनों साइड्स को आपस में कॉर्नर साइड से मिला दिया, राइट। अब इसका जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम बनेगा वो इज़ इक्वल टू होगा
इस नीचे वाले एरिया के और मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। इट्स हाइट कहाँ होगी, ये सेंटर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल से इस ऊपर वाले सेंटर पॉइंट तक, ये सारे इसकी हाइट होगी हमारे पास, राइट। सेंटर टू सेंटर, ये ऊपर वाला पॉइंट हमने बिल्कुल इस ट्राइंगल के सेंटर पॉइंट के ऊपर बनाया था। तो अब ये हाइट भी फाइंड आउट करनी है और नीचे जो ट्राइंगल बेस है उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है हमने। तीसरा ऐसा फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम देखें ज़रा स्टूडेंट्स। हमारे पास इस पैरेललोग्राम में 3 टाइम्स ये हमारे पास इसमें फ़िक्स हो सकता है। जस्ट अ मिनट, आपको फिगर दिखा दूँ। ये हमारे पास 3 टाइम्स फिक्स हो सकता है उस पैरेललो पाइप में। इसीलिए यहाँ पे जब हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो हम 1/3 यूज़ करेंगे यहाँ पे बाय डेफिनेशन। ये 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई हाइट, राइट। ये हाइट आ गई हमारे पास। अब हाइट के लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब ट्राइंगल का एरिया तो हमें क्लियर है कि 1/2 है वो पैरेललो पाइप के एरिया के, इसलिए हमने पैरेललोग्राम का एरिया यूज़ किया, 1/2 यूज़ किया। अब ये कंप्लीट हो गई हमारे पास साइड। अब रह गई हमारे पास एच की वैल्यू। तो एच हमारे पास देखें ये क्या है, ये परपेंडिकुलर साइड आती है यहाँ तक, सेंटर पॉइंट तक। और जिस तरह अभी पैरेललो पाइप में हमने थीटा ड्रा करते हुए यहाँ से ये वी क्रॉस यू के परपेंडिकुलर साइड लेंथ ये वाली फाइंड आउट की थी, और ये थीटा आ गया हमारे पास। अब डब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्लियरली डब्ल्यू मॉड कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये वाली जो परपेंडिकुलर लेंथ हमें चाहिए ये आपस में इक्वल है, इसलिए ये दरमियान वाली भी जो लेंथ है वो हमारे पास मॉड ऑफ डब्ल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। अब एच की जगह पर भी एच की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास टोटल बन जाएगा वॉल्यूम ये, और डॉट डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास मॉड और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को जब हम क्लोज करेंगे तो वो डॉट डब्ल्यू में चेंज हो जाएगी। अब ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास है टेट्राहेड्रन का 1/6 UVW इन स्केलर प्रोडक्ट, राइट। ये आपने अब फार्मूला भी याद रखना है। इसकी जनरेशन तो नहीं आपको बुक में आएगी, यानी आपको बुक में या किसी भी टेस्ट वगैरह में या एग्ज़ाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और हाउ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि आपसे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछा जाएगा। और अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा अभी तो आपके पास अब सारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग सारी है, तो आपको अब होप्स हो के समझ आ गई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब अगली डेफिनेशंस देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं। इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर कॉप्लानर, कॉप्लानर मतलब एक ही प्लेन पर हों ये तीनों वेक्टर्स, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप सो फॉर्म्ड इज़ ज़ीरो। यानी अगर इन तीनों में से ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में मौजूद होंगे तो वॉल्यूम पैरेलल पाइप का भी ज़ीरो होगा और टेट्राहेड्रन का भी ज़ीरो होगा। If any two vectors of the triple scalar product are equal then its volume is value is 0। तब भी हमारे पास इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगी अगर वो तीनों में से कोई से दो वेक्टर्स हमारे पास
सेम हो जाएं। जैसे इसमें दोनों सेम वेक्टर हुए u और इसमें दोनों सेम वेक्टर हुए v, तो इनकी जो डेफिनेशन से आंसर है वो इक्वल टू 0 आएगा। चलिए जी, अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.5, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है और इसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस, यानी 3 हमें इसके एजेस दे दी गए हैं और अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। 3 एजेस का मतलब क्या, u, v और ये उसकी हाइट, राइट। और अगर हम इसको मिलाएंगे भी तो ये हमारे पास ऐसे मिलेगा। u, v, w, ये एक ही कॉर्नर से ये तीनों हमें उसके वेक्टर्स जो हैं वो मिल गए और आमने सामने ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ओके, अब हम ज़रा इसको ड्रा करने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, या मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। आपने क्या करना है, इन तीनों की स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले u मैंने लिखा तो u के कॉफिशेंट्स लिखेंगे, -4 -1, v के कॉफिशेंट्स हैं 1 -1 -2, w के 2 -3 1। अब इसे डिटर्मिनेंट फार्मूला से ओपन कर देंगे। -1 + 6, तो +6 की बजाय आ जाएगा -6। ये आगे हमारे पास, ये मैंने डिटर्मिनेंट सिंपल ओपन किया है इसका। ये आगे मेरे पास -7, 5 × 4 20, -1 -1 +1, तो इस सारे को कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा 14। तो अब हमारे पास इस पैरेललोग्राम का जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 14, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपने फर्स्ट और थर्ड को इसी तरह से ट्राई कर लेना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई A डॉट B क्रॉस C इज़ इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज़ इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ये तीनों आंसर्स इक्वल हैं, ये हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो हमें A, B और C वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले A डॉट लिखा हुआ है तो A वाले वेक्टर को पहले लिखेंगे। ये मैं ज़रा क्लियर कर दूँ आप लोगों को एक और पॉइंट। A डॉट B क्रॉस C है तो सबसे पहले A वेक्टर ऊपर आएगा हमारे पास 3 -1 5, अब B 4 3 -2, अब C वाला वेक्टर 2 5 1, राइट। ये मेरे पास वेक्टर्स गिवन थे। A इज़ इक्वल टू 3i - j + 5k, B इज़ इक्वल टू था 4i + 3j - 2k, और C वेक्टर गिवन है मेरे पास 2i + 5j + k। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। थ्री इंटू 3
ये देखिए मेरे पास ये कैंसिल 3 और माइनस माइनस प्लस 10, 3 प्लस 10 आ जाएगा। 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट नंबर -1 है तो वो चेंज होकर +1 आ जाएगा। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 + 4, 4 + 4 8। नेक्स्ट नंबर 5, 20 - 6, 20 - 6 आ गया इज इक्वल टू 14। 39 + 8 प्लस ये नंबर है 40, 70। ये आ गया मेरे पास 1 1। तो ये टोटल आंसर हमारा बन गया 1 1 17। अब इसके बाद देखें ज़रा नेक्स्ट हमने जो प्रोडक्ट करवानी है वो है B.C×A। तो ये मैंने नीचे लिख के रख लिए आपके लिए सारे अरेंज करके, B.C×A। अब इसमें क्या किया है, B वाले कोफिशिएंट्स को फर्स्ट रो में, C के कोफिशिएंट्स को सेकंड रो में और A के कोफिशिएंट्स को ये थर्ड रो में अरेंज कर लिया हमने। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। ऑब्वियसली 117 आना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही सेम स्केलर प्रोडक्ट्स हैं और तरतीब वाइज हैं हमारे पास। ओके, तो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे 4, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये आ गया 25 + 1 26 -3, ये आ गया मेरे, जस्ट अ मिनट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 - 3 इज इक्वल टू 7। -2, अब ये वाली रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -2 और ये आ गया -15, ये आ गया टोटल -17। चलें जी, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 26 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 104 आ जाएगा, फिर -21, फिर +34। इस सब की टोटल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर आएगा, देखें सबसे पहले इन दोनों को माइनस करवा लें और फिर आंसर बचेगा आपके पास 34 - 21 इज इक्वल टू 13। तो जब आप 104 में 13 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 117। राइट, इस तरह से टोटल आंसर हमारा बन गया 1117। अब इसी तरह से लास्ट वाली ट्राई हम ये वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C.A×B। अब C सबसे पहले आएगा, C के कोफिशिएंट्स को आपने पहले लिख लेना है, 2 5 1 3 -1 5 4 3 -2। अब ये B वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ये सबसे लास्ट पर आ गए हैं यहाँ पे। अब इनको ओपन करते हैं तो ये देखें 2 × 2, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो ये मेरे पास टोटल आ गया 2 - 15 इज इक्वल टू -13। यहाँ पे फर्दर आ जाएगा मेरे पास -2 +3 6। ये टोटल कैलकुलेशन ही मैंने लिख दी है यहाँ पे बच्चों। इसके बाद आएगा +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर उससे अंदर वाली कैलकुलेशन 3 × 3 + 4। इस सारे को भी कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा -26। ये टोटल -26 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 130 आ जाता है।
और प्लस 13, इस सारे को भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 117 ही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो ये हमारे पास तीनों इक्वल हैं, यही हमने प्रूव करवाना था कि तीनों नंबर्स हमारे पास सेम आंसर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारे वेक्टर्स की साइक्लिंग कंप्लीट है तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट दी वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हमें गिवन है आर कोप्लानर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्हीं वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। तो कोप्लानर तब होंगे जब इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। पहले मैं आपको वेक्टर्स लिख के भी बता दूं ताकि आपको पता हो कि ये वेक्टर्स हैं आपके पास। i-2j+3k ये एक वेक्टर है। सेकंड वेक्टर है -2i+3j-4k। थर्ड वेक्टर है हमारे पास i-3j+5k। अब इस सारे डाटा को डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लें। ऊपर चाहे लाइन भी लिख लें, दीज वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ देयर डिटर्मिनेंट या इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये मैंने पूरे डाटा को अरेंज कर लिया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो 1 क्रॉस प्रोडक्ट 15 - 12 इज इक्वल टू 3, -10 + 4 इज इक्वल टू -6, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ये आगे मेरे पास 3 - 12 + 9। तो देखिए सारी कैलकुलेशन इक्वल टू 0 आ रही है। इट मीन ये तीनों वेक्टर हमारे पास कोप्लानर है। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। अब हमारे पास ये वेक्टर्स की कंडीशन हमें गिवन है कि ये कोप्लानर हैं और हमने बताना है अल्फ़ा का रिज़ल्ट। सबसे पहले गिवन जो वेक्टर्स हैं वो हम लिखेंगे। फर्स्ट वेक्टर है i-2αj -k i-j+2k अल्फ़ा i-j+k। तो अब इसको डिटर्मिनेंट केस में लिखेंगे और इक्वल टू 0 भी लिखेंगे। सबसे पहले 1 - 2 अल्फ़ा -1। नेक्स्ट टर्म 1 - 1 2 अल्फ़ा -1 + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट जो है ये ओपन करेंगे। ये आ गया मेरे पास 1, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये आएगा -1 + 2 टोटल +1। नेक्स्ट टर्म 2 अल्फ़ा। अब 2 अल्फ़ा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये आएगा मेरे पास 1 - 2 अल्फ़ा। नेक्स्ट टर्म -1 और प्लस अल्फ़ा। ये नंबर आ गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे हम और ये इक्वल टू 0 क्योंकि कंडीशन है कि ये कोप्लानर हैं। चलो जी 1 + 2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर +1 -अल्फ़ा इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में अब हम इसकी अरेंजमेंट भी कर लेंगे। अल्फ़ा वालों को सॉल्व किया तो प्लस अल्फ़ा +2, नेगेटिव साइन क्योंकि पहले नंबर के साथ है उसे यहाँ से निगलेक्ट कर लें। तो ये टोटल टर्म नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास आ जाएगी
प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई करवा लेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac है। तो देखें ac 4 और इससे मल्टीप्लाई करवा लिया, -8 मल्टीप्लाई बाय -4 इज़ इक्वल टू 32। तो ये आ गया मेरे पास प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। नीचे 2a होता है ना, तो 8 मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33/8 ये हमारे पास है हमारा अल्फ़ा का आंसर। तो बुक में भी आप अपने आंसर को करेक्ट कर लें अगर आपकी बुक में इसके अलावा कुछ और आंसर हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है, प्रीवियस जो आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड बताए हैं आपने वो याद रखने हैं, और जो डॉट प्रोडक्ट मैंने बताई है वो आपने याद रखनी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें ज़रा, लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2i क्रॉस 2j डॉट प्रोडक्ट विद के। अगर इस तरह से टर्म्स लिखी हों सिंपल वे में तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है और उससे भी पहले जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब को मल्टीप्लाई करवा लें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, तो 4 कॉमन चला गया। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर i क्रॉस j डॉट प्रोडक्ट विद के अब i क्रॉस j इज इक्वल टू के होता है। ठीक है, पहले हमेशा आपने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने डॉट को सॉल्व करना है। और के डॉट के इज़ इक्वल टू 1, सो 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 4। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लियर। आपने सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो कांस्टेंट टर्म, जो वेक्टर टर्म्स हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रही होंगी, आपने उनको क्रॉस प्रोडक्ट उनका फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखें जिसमें लिखा हुआ है के आई और जे, जिसमें हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, किसी भी दो के दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, चाहे के क्रॉस आई लगा लो या फिर आई क्रॉस जे, या के डॉट आई लगा लो या आई डॉट जे लगा लो। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे के क्रॉस आई और डॉट जे। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं के डॉट आई क्रॉस जे, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्लियर किया है कि ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन बस तरतीब अगर हमने सेम रखी हो तो। आई के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे, तरतीब ठीक है ना हमारे पास, आई जे के ऐसे तरतीब होती है हमारे पास। अब जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आंसर है। 4 वाले पार्ट में आई और लिखा हुआ है के। तो जब भी हमारे पास टू वेक्टर सेम होते हैं, टू वेक्टर सेम होने का मतलब है कि आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का मतलब क्या है कि इनका आंसर हमारे पास 0 होगा। जैसे इसी को आप यूं लिखोगे तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, 0 डॉट के इज इक्वल टू 0 टर्म, तो ये सारी की सारी हमारी 0 टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें। ओके जी, 5 में हमारे पास है u डॉट v क्रॉस w। जो टर्म हमारे पास यूज़ हुई है ना बच्चों, मैं उसको लिख रही हूँ यहाँ पे। और मेरे पास यूज़ हुई है टर्म v डॉट w क्रॉस u। थर्ड टर्म मेरे पास यूज़ हुई है w u क्रॉस v। और ये तीनों टर्म्स हमारे पास इक्वल हैं u v w,
और ये टर्म इक्वल है VWU, ये टर्म है WUV। तो नोट करें तीनों में हमारे पास तरतीब सेम है, UVW, VWU, WUV, यानी इस तरह की क्रॉस प्रोडक्ट को ये फॉलो कर रहे हैं टर्म्स, ठीक है। UVW और इसी तरह, यानी यहाँ से चलेंगे तो अगले 3 यूज़ होंगे, यहाँ से चलेंगे तो अगले 3 यूज़ होंगे हमारे पास। ये तरतीब हमारे पास सेम आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों टर्म्स हम यहाँ पर सेम लिख सकते हैं। एज UVW is equal to VWU and this is equal to WUV. So इन तीनों की जगह पर ये ऐड कर दें, यानी UVW की जगह पर भी मैंने लिखा UVW प्लस अगेन UVW, फिर से UVW। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी, राइट। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है लेफ़्ट साइड पर वो कंप्लीट आ जाएगी। अब ये तीनों क्योंकि सेम है, तीनों को ऐड कर लिया। अब इसे डॉट प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में चेंज करवा देंगे 3U डॉट V क्रॉस W। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, राइट। और यहाँ से भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ही मैं लिख दूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर आपका आएगा U डॉट V क्रॉस W प्लस V डॉट W क्रॉस U राइट। अब आपके पास ये आंसर नीचे, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहले ऊपर वाले हिंट्स जो मैंने आपको दिए हैं सबसे पहले आपने वो लिखने हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और टुवर्ड सारा आपका सॉल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के नेम रख लें 0 1 2। बी पॉइंट है मेरे पास 3 2 1। सी पॉइंट है 1 2 1। डी पॉइंट है 5 5 6। अब हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे और पोजीशन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हमें डायरेक्शन चाहिए 3 वेक्टर्स की, यानी हमें चाहिए ए बी और हमें चाहिए ए सी और ए डी। सबसे पहले हम ए बी बनाते हैं। ए बी के लिए देखें 3 माइनस 0 I प्लस 2 माइनस 1 J, थर्ड वन इज़ 1 माइनस 2 K। तो फर्स्ट वेक्टर मेरे पास बन गया 3I प्लस J माइनस K। उसके बाद अब मुझे वेक्टर चाहिए ए सी। वन माइनस 0 अब सेकंड नंबर है मेरे पास सी में 2 ए में 1 तो 2 माइनस 1। और लास्ट नंबर है सी में 1 और ए में 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन आया मेरे पास कंप्लीट I प्लस J माइनस K।
अब इसी तरह मुझे चाहिए ए डी वेक्टर। एक ही आपने वर्टेक्स लेनी है और उसी से दूसरे पॉइंट्स तक के वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब ए डी, अब डी में से पोजीशन वेक्टर ए माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास डी के पॉइंट्स हैं 5, 5, 6 और ए के पॉइंट हैं 0, 1, 2। तो ये आ जाएंगे 5 - 0 i, 5 - 1 j, 6 - 2 k। ये आ गया मेरे पास 5i + 4j + 4k। अब इन ही तीनों वेक्टर्स को हम यूज़ करेंगे इस नोटेशन में, ए बी, ए सी, ए डी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इनको कंबाइन कर रही हूँ मैं। सबसे पहले ए बी वेक्टर, ए बी में हमारे पास कॉन्फिशेंट्स हैं सारे 3, 1, -1, 3, 1, -1। ए सी में 1, 1, -1 और ए डी में 5, 4, 4। चलें जी, अब डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ करेंगे इस पे। 3 × 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 - 5 = -1। ये आ गया मेरे पास 24 - 9 - 1। क्योंकि 10 माइनस हो रहे हैं, 10 माइनस होकर मेरे पास आ जाएगा आंसर 14। जस्ट अ मिनट, +1, सॉरी +1। ये आ गया मेरे पास -8। तो 24 में से -8 करेंगे तो हमारे पास आंसर रह जाएगा 16। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन is equal to 1/6 of this scalar product। वन ओवर सिक्स और यहाँ से आंसर आया हमारे पास 16। जिस नंबर की कैंसिलिंग हो रही है वो कैंसिल कर दें। 2 3 टाइम्स और 2 8 टाइम्स, सो 8/3 ये हमारे पास हमारा आंसर है। इसी तरह अब आपने इन पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व कर लेना है। फॉर ए 218, फॉर बी 329, फॉर सी 214 एंड फॉर डी 310। और आंसर है इसका हमारे पास 2/3। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपना रोज़ाना का काम रोज़ाना करें ताकि ज़्यादा बर्डन आप पे एकदम से इकट्ठा ना हो। और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया और अभी ग्रुप में न्यू आई हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास मौजूद हों और वो जल्दी से अपना काम भी कंप्लीट कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।